गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 8 अगस्त के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। स्टार्ट करेंगे कोटेशन के साथ, विच गोज लाइक एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। अब इसे यूपीएससी में कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, जो अर्ली राइजर है, अर्ली बर्ड्स जो हैं, उनके लिए ये कोटेशन खासतौर पे अप्लाई होगी। हो सकता है जो लोग नाइट आउल्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई ना हो, बट एवरी मॉर्निंग जब आप 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब भी अलार्म लगाते हैं और आपको पता है कि आपको उठना है, डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता ही होगा कि चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। नाउ यहाँ पे चॉइस आपकी रहेगी। बिलीव मी, द चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ विल मेक यू द काइंड ऑफ पर्सन यू विल बिकम, और चॉइसेस ही डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में आपके रिजल्ट कैसे होते हैं। तो एवरीडे बेसिस पे जो आप चॉइसेस लेते हैं, सुबह जल्दी उठना है नहीं उठना है, और जब आपकी 3 बजे अलार्म लगाया, 3 बजे नींद खुली, उसके बाद 2 चॉइसेस आपके दिमाग में आती है, क्या मुझे उठना चाहिए या फिर नहीं उठना चाहिए। यहाँ पे जो चॉइसेस आप लेते हैं दैट विल डिटर्मिन कि फ्यूचर में आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलने वाले हैं और फ्यूचर में किस तरीके की लाइफ आप लीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिसीजन आपका रहेगा। या तो आप सोकर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और यू कैन गेट अप एंड स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम्स। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा नेशनल हैंडलूम के ऊपर एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पिंगाली वेंकैया के बारे में, यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, उनके बारे में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, उसको डिस्कस करेंगे। देन हम इसके बाद सुनामी के ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे एसएफटीएस के ऊपर एक क्वेश्चन, प्लैनेट वीनस के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। जीआई टैग बासमती राइस के बारे में एक क्वेश्चन है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको हमने कल डिस्कस किया था, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर होता है दैट इज मोर देन इक्वल टू 6, तो आप सेफ जोन में, क्योंकि यहाँ पे 60% इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, और लेस देन 60% स्कोर करते हैं तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर समवेयर 0 to 5 आपके मार्क्स आते हैं तो। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th अगस्त। ये तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया। टू कमेमोरेट, किस चीज के याद में, किस चीज को याद रखने के लिए ये 7th अगस्त का जो डे है नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर मनाया जाता है? सोचिए क्या आंसर होगा। न्यूज में था, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, 7th अगस्त को चूज किया गया था नेशनल हैंडलूम डे ताकि हम अपने स्वदेशी मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और यहाँ पे हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को जोड़ के देखा जा रहा है। स्वदेशी मूवमेंट को जो हमने 1905 में लॉन्च किया था, वो इसी डे को ही हमने लॉन्च किया था, और उसकी याद में ही हम 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम अवेयरनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैला सकें, दैट इज हैंडलूम इंडस्ट्री को लेके, ताकि ये देखा जाए कि सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के अंदर इसका क्या योगदान है। तो यहाँ पे जो स्वदेशी मूवमेंट, ये भी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में इसके बारे में अब न्यूज डिस्कस करी जा चुकी है। आंसर आपका होगा बी, स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट को बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पिंगाली वेंकैया जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है कि इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन इनके बारे में सही है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली देखते हैं, ही वॉज द इंडियन फ्रीडम फाइटर, वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, हो सकता है। ही डिजाइन द फ्लैग ऑन विच आर फ्लैग इज बेस्ड, उन्होंने एक झंडा बनाया था जिसके ऊपर अभी का जो प्रेजेंट हमारा इंडिया का झंडा है वो बेस्ड है, हो सकता है। ही वॉज बोर्न इन केरला, उनका जन्म केरला में हुआ था, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे जो फ्रीडम फाइटर है मिस्टर पिंगाली वेंकैया, इनको ट्रिब्यूट जो है वो पे किया है, और इनको जाना जाता है इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात करिए पहली स्टेटमेंट की, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। यस, ही वाज द फ्रीडम फाइटर, और उन्होंने एक फ्लैग बनाया था जिसके बेस पे ही जो इंडिया का फ्लैग जो था वो बनाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी करेक्ट हो जाती है यहाँ पर। तीसरी स्टेटमेंट को देख लेते हैं, क्या उनका जन्म केरला में हुआ था? ना, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक है। तो वेंकैया जी को जाना जाता है फॉर द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट डिजाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो झंडा था उन्होंने बनाया था, और उसके बेस पे ही हमारा इंडिया का जो झंडा था सब्सिक्वेंटली 1947 में मॉडिफाई करके बनाया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अमोनियम नाइट्रेट के बारे में है। अभी काफी न्यूज में था ये आपके लेबनान को लेके। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी करेक्ट है ये आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन केमिकल होता है, हो सकता है। इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर ये घुलता नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी रिसेंटली हम, आपको पता है भारत के अंदर
बैरत पोर्ट में खास तौर पे यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर अराउंड 100 लोग जो है उनकी जान चली गई है और 2700 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट जो था वहां पर स्टोर करके रखा गया था पिछले 6 सालों से। ये जो है सोल्यूबल रहता है वाटर के अंदर, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और साथ में ही व्हाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन केमिकल होता है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल एक्सप्लोजिव। तो कमर्शियल एक्सप्लोजिव या कमर्शियल एक्सप्लोजिव का जो मटेरियल होता है वो बनाते हैं, तो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट उसके अंदर क्या डलता है, अमोनियम नाइट्रेट डलता है। ठीक है, माइनिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आप कमर्शियल एक्सप्लोजिव बनाते हैं किसी माइनिंग को यहाँ पे ब्लास्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने के लिए, तो वहां पर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। किस तरीके से ये दिखता है एक बार देख लीजिए। ये क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का केमिकल है जो कि वाटर के अंदर घुल जाता है। अगर इंडिया की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग करनी है अगर अमोनियम नाइट्रेट की, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। उसके अंदर आपको लाइसेंस जो होता है वो लेना पड़ता है। लाइसेंस मिलता है अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के अनुसार, और उसके बाद ही आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन टू हैव रिकॉग्नाइज्ड सुनामी रेडी कम्युनिटीज। तो कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो सुनामी रेडी कम्युनिटीज जिसके अंदर रिकॉग्नाइज करी जा चुकी हैं। तो ये न्यूज में थे रिसेंटली। क्या वो झारखंड है ऐसा स्टेट, बिहार है, केरला, उड़ीसा? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन, जो कि यूनेस्को की एक कमीशन है जिसको यूनेस्को IOC भी कहा जाता है, उसने अप्रूव किया है रिकॉग्निशन ऑफ 2 कम्युनिटीज। उड़ीसा के अंदर 2 ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर इनको रिकॉग्निशन मिली है। कौन कौन सी है ये 2 कम्युनिटीज हैं? एक पहली है वेंकटरायपुर और दूसरी कम्युनिटी है नौलियासाई। इनको सुनामी रेडी कम्युनिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। इस रिकॉग्निशन से होगा क्या, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री बन गया है जहां पर ये यूनेस्को IOC ने ये ऑनर जो है वो दिया, और वो भी कहां पर, उड़ीसा के अंदर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी ध्यान रखिएगा यूनेस्को के साथ है, यूनेस्को IOC। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, पूछ रहा है सुनामी के बारे में, क्योंकि सुनामी से रिकॉग्नाइज कम्युनिटीज को ही यहाँ पे बताया गया था। सुनामी के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है दीज आर अ सीरीज ऑफ वेव्स यूजुअली जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। सी फ्लोर के अंदर जब कोई भी मूवमेंट होती है उसके बाद कुछ वेव्स जनरेट होती है, वो जो होती है उसको सुनामी कहते हैं। हो सकता है दीज मूवमेंट्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शन। ये जो मूवमेंट होती है सी फ्लोर के अंदर, ये किसी भी तरीके के रीजन की वजह से हो सकती है। जियोफिजिकल फिनोमेना कोई भी हो सकता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। दे फ्रीक्वेंटली अकर इन द पैसिफिक। तो इस तरीके की जो सुनामी है पैसिफिक में खासतौर पर बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए सुनामी जो वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है। तो यहाँ पे सू का मतलब होता है हार्बर, नामी का मतलब है वेव, हार्बर वेव। ठीक है, सुनामी वेव्स बिहेव वेरी डिफरेंटली। अगर हम डीप वाटर की बात करें, अगर कहीं पे पानी बहुत डीप है तो यहाँ पे अलग नेचर होता है सुनामी का, और मान लीजिए कहीं पे पानी जो है ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे सरफेस लेवल जो है वो आपको ज्यादा नीचे डीप में नहीं जाना पड़ेगा, ज्यादा डेप्थ नहीं है, तो यहाँ पे सुनामी का जो नेचर होता है वो अलग रहता है। ये ध्यान रखिएगा। तो डेप्थ ऑफ द वाटर डिसाइड करती है कि जो सुनामी है उसका नेचर किस तरीके का रहेगा। अगर हम बात करें डीप वाटर की, तो आप बताइए क्या होगा, स्पीड किस में ज्यादा होगी, डीप वाटर में ज्यादा होगी या शैलो वाटर में ज्यादा होगी? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो सुनामी की स्पीड है, मैंने आपको बता दिया कि डेप्थ जितनी होती है ना उससे सुनामी का नेचर जो होता है वो डिसाइड होता है। तो डीप वाटर के अंदर सुनामी की स्पीड ज्यादा होगी या फिर शैलो वाटर में ज्यादा होगी, ये मुझे बताइएगा। बात करी जाए, आप क्वेश्चन पे वापस आए, तो दीज आर सीरीज ऑफ वेव्स जो कि सी फ्लोर के अंदर मूवमेंट की वजह से होती है, बिल्कुल ठीक है। और ये सी फ्लोर के अंदर मूवमेंट किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। क्या पैसिफिक के अंदर ये फ्रीक्वेंटली आते हैं? यस, फ्रीक्वेंटली पैसिफिक के अंदर इस तरीके की सुनामी आती रहती है, वेयर डेंस ओशियनिक प्लेट जो होती है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करती है, लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे जाती है और यहाँ पे फ्रैक्चर्स हो जाता है प्लेट्स के बीच में, और वहां पर मूवमेंट होता है सी फ्लोर के अंदर और सुनामी जो है वो जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एसएफटीएस इन्फेक्शन इन चाइना। चाइना के अंदर जो एसएफटीएस इन्फेक्शन, डेफिनेटली आपने न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में, उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू टिक बाइट्स। टिक बाइट्स जो है उसकी वजह से ये ह्यूमंस में ये डिसीज ट्रांसफर हो जाती है, हो सकता है। द वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन मंगोलिया ओवर अ डेकेड अगो। 10 साल पहले ये वायरस जो है सबसे पहले मंगोलिया में ढूंढा गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। लो रेड ब्लड सेल्स काउंट इज वन ऑफ द अर्ली वार्निंग साइंस। तो लो रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो इसका एक अर्ली वार्निंग साइन होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या, डेथ हुई है काफी सारी इस इन्फेक्शन की वजह से। सीवियर फीवर जो था वो भी कुछ लोगों में देखा गया इसकी वजह से। इसका जो पूरा नाम है वो है एसएफटीएस। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट चाइना जो है वहां के जो प्रोविंसेस है वहां पर इस बीमारी को जो है फाउंड किया गया है। अभी रिसेंटली न्यू हेल्थ थ्रेट जो है वो एमर्ज हुआ है, कोविड-19 तो आपको पता है ऑलरेडी चल ही रहा है। यहां पे जो इसके साइन होते हैं, अर्ली साइन, उसमें क्या होता है, लो प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट की जो संख्या है वो नीचे हो जाती है, साथ में ही इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसकी संख्या भी नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट वैसे आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसको अराउंड अ डेकेड अगो चाइना में ही आइडेंटिफाई किया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। और यहाँ पे टिक बाइट से ही ये जो है ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर होती है। टिक्स जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो के अंदर, और बाकी बैकग्राउंड आपको पता चल ही गया। वायरस जो है फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था चाइना के अंदर अराउंड 10 साल पहले। पहले भी कुछ इसके केसेस जो थे वो हुनान प्रोविंस जो है वहां पे 2009 में देखे गए थे। फीवर, फटीग, चिल, हेडेक, नोजिया, तो ये सब चीजें जो है कुछ अर्ली वार्निंग साइन होते हैं इस पर्टिकुलर फीवर के। ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। तो इससे ये जो टिक बाइट्स है इनसे ट्रांसफर होता है ये फीवर ह्यूमंस के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बात कर रहा है प्लैनेट वीनस के बारे में। रिसेंटली न्यूज थी इसको लेके, वो भी डिस्कस करेंगे, बट प्लैनेट वीनस को लेके पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला कहता है इट इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सन के तीसरे सबसे पास का जो प्लैनेट है वो आपका क्या है, वीनस है, हो सकता है। देन इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, हो सकता है। 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये भी हो सकता है। अर्थ ट्विन प्लैनेट भी इसे कहा जाता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, क्लोजेस्ट प्लैनेट तो है, तो डेफिनेटली आपने वो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, माय वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ पे पहला पहला जो इसका आपका अल्फाबेट है उससे आपको पता चल जाता है कि पहला प्लैनेट कौन सा। जैसे एम से यहाँ पे क्या होगा, मर्क्यूरी। देन वी स्टैंड्स फॉर वीनस, ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, देन मार्स, देन जे से जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जे से जुपिटर। इस तरीके से आगे आप प्लैनेट्स के नाम जो है, और वो सूर्य से कितनी दूर है, सन से उनका कितना डिस्टेंस है, पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, ये सब चीजें भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपने 6th क्लास में आई सपोज ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, काफी अच्छा तरीका है याद रखने का। तो दिस इज नॉट द थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है ये सूर्य के पास। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, नहीं ये भी गलत है। हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है इसे, कोल्डेस्ट नहीं। तो पहली 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गई, इस वजह से अपने आप ही ACD तो एलिमिनेट हो गए। 6th लार्जेस्ट अपने आप बन जाएगा। अर्थ का ट्विन भी से कहा जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट साइज वगैरह इसका सिमिलर है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देख सकते हैं, इट इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, 6th लार्जेस्ट है, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। अलोंग विद यूरेनस इट स्पिन्स बैकवर्ड। यूरेनस जैसे इसकी क्वालिटी है कि ये बैकवर्ड स्पिन करता है, और यहाँ पे मर्क्यूरी जैसा इसका कोई भी मून जो है उसकी रिंग्स नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि जीआई टैग बासमती राइस के बारे में है। क्वेश्चन पहले पूछा गया आपसे, दोबारा से न्यूज में था, ये कंट्रोवर्सी जो थी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अगर आपने आई थिंक 10 से 12 दिन पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसको ध्यान से अगर आपको याद होगा तो इसका क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पूछा गया कि जीआई टैग बासमती राइस के लिए कौन सा स्टेट ऐसा है जो मांग कर रहा है। क्या वो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, केरला तो वैसे ही निकल गया, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि राइस की क्वालिटी दूसरी टाइप की होती है, जो हम पढ़ रहे हैं आजकल पोकली राइस के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल भी जो है वो मंगवा रहा है। ये एक ऐसा राइस होता है पोकली राइस जो कि सोल्ट वाटर के अंदर भी उगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी खासियत होती है, सोल्ट वाटर रेजिस्टेंस रहती है इसके अंदर। मध्य प्रदेश, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पिछली बार हमने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश काफी टाइम से ट्राई कर रहा है कि ये जो फैसिलिटी और या फिर ये जो जीआई टैग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
कुछ ऐसे वेस्टर्न यूपी के भी जिले हैं, वहां पर जो ये पर्टिकुलर टाइप का राइस जो है उगाया जाता है, उसको आपने बासमती राइस में जीआई टैग दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे भी बासमती राइस उगाया जाता है, उसको भी आप जीआई टैग दीजिए। ये हमने पूरा डिटेल में जाके डिस्कस किया था, वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपसे पूछ रहा है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट प्रोवाइड्स फॉर 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो ईडब्ल्यूएस है उसको 10% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, हो सकता है। द एक्ट अमेंड्स आर्टिकल 14 एंड 15 टू द प्रोवाइड रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 और 15 को यहाँ पे अमेंड किया गया ताकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बेसिस पे यहां पर रिजर्वेशन दिया जा सके। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कल ही हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस से लेकर है। वहां पे हमने देखा था कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर अभी एक क्वेश्चन उठा था और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 5 जजों का एक बेंच बनाया है। उनकी जो जजमेंट होगी फाइनली वो तो हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे, बट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जॉब के अंदर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, उनको दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सब कुछ ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। क्या एक्ट के अंदर आर्टिकल 14-15 को अमेंड किया गया था ताकि रिजर्वेशन दिया जा सके? यस, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 15 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आर्टिकल 14 में नहीं हुआ था। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 जो कि आपके एजुकेशन और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से बिलोंग करते हैं, उससे रिलेट करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के अंदर अमेंडमेंट जो थी वो करी गई थी ताकि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया जा सके। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर विल बी ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा कि ऐसा और कौन सा आर्टिकल है, खासतौर पर डीपीएसपी में है, ये हिंट दे देता हूं आपको, जहां पे गवर्नमेंट बात करती है कि हम एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वीकर सेक्शन का वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा डीपीएसपी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जहां पे गवर्नमेंट जो है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है सोसाइटी के। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट अवनिंद्रनाथ टैगोर। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा यहाँ पे कथन सही है। पहली कहती है ही वॉज एन इंडियन पेंटर, वो एक इंडियन पेंटर थे, हो सकता है। ही फाउंडेड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को फाउंड किया था, ये भी हो सकता है। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के भी वो फाउंडर थे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि रिसेंटली एनजीएमए दैट इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली ने एक वर्चुअल टूर जो था जिनका नाम था द ग्रेट माइस्ट्रो ऑफ अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनको कमेमोरेट करने के लिए उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी जो कि 7 अगस्त 2020 को थी, ये ऑर्गेनाइज किया था। जो अवनिंद्रनाथ टैगोर हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में 1871 में हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर जी के ये नेफ्यू थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्या वो पेंटर थे? यस, ही वाज द पेंटर। और जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं दैट इज इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एज वेल एज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पे दोनों को फाउंड करने में इनका विशेष योगदान था। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, आंसर विल बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी एक पेंटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए विद इन 2 मिनट्स में इसे रिवाइज कर लेते हैं आप। चलिए सबसे पहले हमने 7 अगस्त को हम क्या कमेमोरेट करते हैं, नेशनल हैंडलूम डे वाले दिन स्वदेशी मूवमेंट जो था वो 7 अगस्त को ही लॉन्च किया गया था 1905 के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यही था कि हैंडलूम इंडस्ट्री को हम लेके आएंगे, अपना स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करेंगे और अभी भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी गई है। फिर हमने यहाँ पे मिस्टर पिंगाली वेंकैया के बारे में डिस्कस किया था, ही वॉज द फ्रीडम फाइटर, फ्लैग का डिजाइन दिया था उन्होंने एंड उनका जो जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको भी। देन हमने डिस्कस किया था अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, क्रिस्टलाइन केमिकल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और इसके अलावा जो आपको परमिशन लेनी होती है अगर आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 भी दिए गए हैं। देन हमने डिस्कस किया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है वो पहला बन गया है जहाँ पे सुनामी रेडी कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया। तो इंडिया जो है इंडियन ओशन रीजन के अंदर पहली कंट्री और उड़ीसा के अंदर 2 कम्युनिटीज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है जिसका नाम हमने देखा था वेंकट रायपुर एंड नालियोसाई। देन नेक्स्ट चलते हैं, इसके अलावा यूनेस्को की ये आईओसी थी, ध्यान रखिएगा। सुनामी के बारे में देखा था जिसमें आप मुझे बताएंगे कि डीप और शैलो में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमने देखा था वेव्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं जब भी सी फ्लोर के अंदर मूवमेंट होता है और सी फ्लोर के अंदर मूवमेंट जो होता है वो अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली दे अकर इन द पैसिफिक रीजन में ये काफी जल्दी जो है होते रहते हैं। इसके अलावा जापानीज वर्ड से निकला है, सू का मतलब हार्बर होता है, नामी का मतलब वेव होता है।
इसके बाद हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि SFTS के बारे में देखा था। टिक बाइट्स की वजह से होता है। 10 साल पहले यहाँ पे केसेस आइडेंटिफाई करे गए थे हुनान के अंदर, चाइना के अंदर, और अभी भी रिसेंटली इसके कुछ केसेस देखे गए हैं। इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा डायरिया हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, फीवर हो गया, इस तरीके के जो आपके साइंस होते हैं वो दिखते हैं। फिर हमने देखा था प्लैनेट वीनस के बारे में। क्लोजेस्ट प्लैनेट नहीं है, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है, और मैंने आपको याद रखने का तरीका जो था एनसीईआरटी में दिया गया वो भी बता दिया था। अर्थ का ट्विन प्लैनेट है, 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जीआई टैग बासमती के लिए कौन मांग रहा है? मध्य प्रदेश जो है वो इसकी लिए जो है इसको चेज कर रहा है कि उनको ये पर्टिकुलर जीआई टैग जो है जस्ट लाइक अदर स्टेट्स मिल जाए। फिर हमने देखा था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें देखा 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। इसके लिए आर्टिकल 15-16 दोनों को अमेंड किया गया था, और अभी रिसेंटली एक इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा विच अदर सेक्शन जो है इसके बारे में बात करता है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट में अवनिंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में डिस्कस किया था। ही वाज द इंडियन पेंटर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट उन्होंने बनाया था, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भी उन्होंने बनाया था। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हुए थे, पेंटिंग हमने देख ली थी। इसके बाद विनर ऑफ द डे देखते हैं। उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किए पूछने के लिए कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कम क्यों हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन है वो जरूर बताइएगा। देन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर विनर ऑफ द डे। जो हमने हेफा के बारे में पूछा था, तो अरुण सरी ने सही आंसर किया। अरुण, आप हमें मेल कर दीजिएगा netmockprep@gmail.com पे, और बताइएगा कि PDF आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपने स्कोर किया है देन यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में अगर मार्क्स हैं देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करिएगा जरूर, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर